हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके कॉन्सेप्ट के बारे में और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स उसमें होने चाहिए उन सब के बारे में लास्ट लेक्चर तक आपको इस बताया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें ढेर सारे प्रोविजंस के बारे में आपको पढ़ना है, ढेर सारे फैक्टर्स के बारे में आपको पढ़ना है। उन सब से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी होगी जिनके बारे में आपके पास हल्का सा इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है ताकि आप बाद में उनके बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से समझ जाएं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्मिनोलॉजी के बारे में, और टर्मिनोलॉजी में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे शब्दों के मतलब, उन शब्दों के ऐसे अर्थ जो हमें उसके बारे में आगे प्रोविजंस को पढ़ने में हेल्पफुल होंगे। क्लियर? तो अगर मैं अनुबंध अधिनियम की शब्दावली की बात करूं कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स जिनके मीनिंग आपको आना ज़रूरी है, उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट को हिंदी में बोला जाता है ठहराव, और मैंने आपको जब इसके बारे में बताया था स्टार्टिंग में ही तभी मैंने समझाया था कि एग्रीमेंट का मतलब कुछ भी नहीं है। एग्रीमेंट का मतलब केवल और केवल क्या है कि कोई भी एक पार्टी एक प्रपोज़ल रख रही है, एक प्रपोज़ल रख रही है और उस प्रपोज़ल पे किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या दे दी, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, उसको हम क्या कहेंगे, एक एग्रीमेंट कहेंगे। यानी कि एक एग्रीमेंट कब बनता है, जब किसी एक व्यक्ति के प्रपोजल पे या एक पार्टी के प्रपोजल पर कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी पार्टी अपनी स्वीकृति दे देती है, अपनी एक्सेप्टेंस दे देती है, तो उस चीज़ को हम क्या मानेंगे, एग्रीमेंट मानेंगे। ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने लॉ वगैरह की कोई बात नहीं की है। एग्रीमेंट किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, घूमने को लेके हो सकता है, इसके अलावा आप पिकनिक मनाने को लेके कर सकते हैं, होटल में खाना खाने को लेके, मूवी देखने को लेके, कुछ भी काम के लिए जो आप सोचते हैं जिसमें आपको लगता है कि मुझे एग्रीमेंट करना है। बिजनेस के लिए भी एग्रीमेंट हो जाते हैं जहाँ पर एक प्रपोजल होता है, किसी चीज़ को खरीदने बेचने को लेके एग्रीमेंट हो जाते हैं, और उस एग्रीमेंट में केवल दो चीज़ें होती हैं कि एक बंदा एक प्रपोजल रखता है और दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, एक प्रपोजल एक एग्रीमेंट बन जाता है। क्लियर? तो नंबर सेकंड पे हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में बोला जाता है अनुबंध, और मैंने आपको बताया था कि अनुबंध जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, उसका स्टार्ट होता है एग्रीमेंट से। यानी कि हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसका जो मीनिंग होगा वो होगा एग्रीमेंट प्लस एनफोर्स्ड बाय लॉ। यानी कि वो सारे के सारे एग्रीमेंट जिन पर कोई ना कोई विधान या कोई कानून अप्लाई होता है या उसको उसके ऊपर वो चीज़ लागू हो सकती है, लागू की जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया था कि एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप लीगल रिलेशन बनाने के लिए ही करें। आपको लगता है कि आपने अपने फ्रेंड के साथ एग्रीमेंट किया बाहर जाने घूमने के लिए, तो वो केवल एग्रीमेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपके सोशल रिलेशंस बन रहे हैं। ठीक है? लेकिन अगर मान लो आपको लीगल रिलेशंस बनाने हैं तो आपका एग्रीमेंट किसी ना किसी एक्ट या किसी ना किसी लॉ से एनफोर्स्ड होगा, यानी कि उस पर वो लॉ अप्लाई होगा। और ऐसा करने से आपके ये जो दो पार्टी हैं उन दोनों पार्टी के एक दूसरे के लिए कुछ लीगल राइट्स और कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस बनेंगे, कुछ दायित्व बनेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था परचेज और सेल को लेके, भाई परचेज और सेल का जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अपने आप में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें अगर मान लो कोई बायर है और कोई सेलर है, तो सेलर से बायर ने कुछ चीज़ खरीदी या खरीदने का क्या किया, एग्रीमेंट किया, तो इस एग्रीमेंट के अंदर दोनों के राइट्स और ऑब्लिगेशन बन गए।
राइट्स क्या बने हैं कि जो बायर है वो प्रोडक्ट लेगा जो वो सेलर से कॉन्ट्रैक्ट करके ख़रीदना चाह रहा है, और जो सेलर है वो उसका जो फिक्स अमाउंट हुआ है तैयार, जो अपन ने एक्सेप्टेंस दी है कि ये अमाउंट पेमेंट किया जाएगा, उसको लेने का राइट रखता है। ऐसे ही इनके एक दूसरे के लिए ऑब्लिगेशन बनेंगे कि एक को पेमेंट करना है और एक को वो प्रोडक्ट हैंडओवर करना है। तो यहाँ पर जो आपके ऑब्लिगेशंस बने हैं, यहाँ पर जो राइट्स बने हैं वो किसी न किसी लॉ से बने हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल हो, जो एनफोर्स्ड बाय लॉ हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध कहेंगे। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम नंबर 3 पे बात करते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या एक वैध अनुबंध। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा भाई? जिसमें लॉफुल कंसिडरेशन होगा, जिसमें लॉफुल ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 2 पक्षकार होंगे, अगर उसका रिटन फॉर्मेट में होना जरूरी है, रजिस्टर्ड होना जरूरी है, विटनेस के साइन होना जरूरी है, तो ये सारी चीज़ें उस पर हुई हों, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पार्टीज़ के लीगल राइट्स और लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है। ठीक है, हमने जो फैक्टर्स पढ़े हैं वो सारे फैक्टर्स जिस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब उनमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि उनको परफॉर्म किया जाए, उनमें हर प्रकार की टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल सर्टेन होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 4 पर, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट को व्यर्थ ठहराव बोला जाता है। वॉइड एग्रीमेंट या व्यर्थ ठहराव क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जिसे हम कानून से प्रवर्तित नहीं करवा सकते, जिस पर हम कोई भी लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर उनको शुरुआत से ही, ध्यान रखना, जबकि वो किए जाएंगे तब से ही वो क्या माने जाएंगे? वॉइड माने जाएंगे। जब इन कॉन्ट्रैक्ट को 2 पार्टीज़ के बीच में किया जाएगा तभी इनको वॉइड माना जाएगा, क्योंकि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके अंदर इन सारे के सारे एग्रीमेंट्स को स्टार्टिंग से ही वॉइड माना गया है, इसलिए इन पर कोई भी लॉ अप्लाई कराया नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें वॉइड एग्रीमेंट कहा जाएगा। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ चुका है, यहाँ पर कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा, इन एग्रीमेंट्स को करने का कोई मीन नहीं निकलेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही कैसे हैं? वॉइड माने गए हैं, इसलिए इनको वॉइड एग्रीमेंट कहा गया है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 5 पर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को व्यर्थ अनुबंध कहते हैं। व्यर्थ अनुबंध। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं भाई? देखो आपने इससे पहले पढ़ा वॉइड एग्रीमेंट, अभी हम पढ़ रहे हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा या एग्रीमेंट बड़ा? तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है। बात चल रही है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जिसमें आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कैसा कर लिया आपने? तैयार कर लिया, यानी कि उसको जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो वो अपने आप में कैसा था? वैलिड था। लेकिन बाद में जो कुछ कंडीशन में चेंजेस आए उसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे वॉइड होना पड़ा, उसे कहते हैं हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आपको मैं बता दूं, इसके एग्जांपल के लिए मैंने जो फैक्टर्स बताए थे उनमें हमने पढ़ा था पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि निष्पादन की संभावना होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है मोहन, और ये मोहन जो है इसने क्या किया? अपनी एक गाय 5,000 रुपये में बेचने का एक प्रपोज़ल दिया है। किसको दिया है?
सुरेश को दिया है, ठीक है, और सुरेश ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब एक फ़िक्स डेट को इनके बीच में ये ट्रांजैक्शन होगा, इन दोनों ने इस चीज़ के बारे में क्या कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, क्लियर। लेकिन पता चला कि 5 दिन बाद जबकि ये ट्रांजैक्शन होना था, यानी कि गाय हम सुरेश को देंगे और सुरेश से 5,000 रुपये मोहन को मिलेंगे, उससे पहले 2 दिन पहले ही गाय जो है वो मर जाती है, ठीक है। अब गाय मर गई तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इस एग्रीमेंट को या इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे परफॉर्म करना कैसा हो गया, कठिन हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। यानी कि जब गाय जिंदा थी और ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, लीगल था, वैलिड था और एग्जीक्यूशन के लायक था। लेकिन बाद में कंडीशन हो गई चेंज, पता चला जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का वही डिस्ट्रॉय हो गया, वही ख़त्म हो गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आगे कैसे एग्जीक्यूट होगा। जैसे हमने बात की थी कि मान लो कोई पब्लिकेशन हाउस है, उसने किसी राइटर से बुक लिखवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और जब ये बुक लिखी जानी थी उससे पहले राइटर की क्या हो गई, एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो अब ये बुक कैसे पब्लिश होगी, आगे कैसे लिखी जाएगी। तो वहाँ पर जो एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है वो करते समय तो सही था, लेकिन बाद में कंडीशन चेंज हो जाने की वजह से कैसा हो गया, वॉइड हो गया। तो उसको हम क्या कहेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्लियर। तो ये आपको समझ में आ चुका है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। नेक्स्ट नंबर 6 पे हम बात करेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, सॉरी वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइडेबल एग्रीमेंट का मतलब होता है व्यर्थनीय ठहराव। व्यर्थनीय ठहराव या वॉइडेबल एग्रीमेंट कौन सा होता है, जैसे हमने बात की थी फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ के बारे में कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब हम किसी पार्टी से एक्सेप्टेंस ले रहे हैं तो उसकी वो फ्री कंसेंट के थ्रू होनी चाहिए। यानी कि आपने किसी तरह का कोई एडवर्स उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं डाला हो, उसको धमकाया नहीं हो, डराया नहीं हो, उससे बलपूर्वक ये नहीं लिया हो, धोखा नहीं किया हो, झूठ नहीं बोला हो। अगर आप इस तरह से नहीं करके, इन सारे कामों को नहीं करके और तब उसकी कंसेंट को, उसकी एक्सेप्टेंस को लेते हैं तो उसकी फ्री कंसेंट कही जाती है वो, क्लियर। लेकिन कई बार क्या होता है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें आपके कोर्सियन आता है, इसके अलावा अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसके अलावा फ्रॉड आता है, फ्रॉड, एक आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। इन सारी की सारी चीज़ों से जब आप किसी को इफ़ेक्ट करके और उसकी एक्सेप्टेंस को ले लेते हो, मतलब आपने कंट्रोल किया उस चीज़ को, उसकी इच्छा को, सामने वाले की को, और उस इच्छा को कंट्रोल करके आपने क्या किया है, उसकी जो एक्सेप्टेंस है उसको हासिल किया है, ज़बरदस्ती उसको क्या किया है, स्वीकार करवाया है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक कौन होगा, यानी कि दो पार्टी हैं ए और बी। अब इन दोनों में से किसने क्या किया, इसका अपन एग्जांपल नहीं ले रहे, लेकिन इन दोनों में से जो भी एक पार्टी होगी वो एग्रीव्ड पार्टी होगी, एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी को पीड़ित पक्षकार कहते हैं। तो ये जो एग्रीड पार्टी है, अगर ये चाहे, ध्यान रखना इसकी इच्छा पे डिपेंड करता है, अगर ये सेटिस्फाई है, अगर इसको लगता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, तब तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर कल को मान लो ये अपने आप को एग्रीड पार्टी मानते हुए और क्या करता है, कोर्ट में जाता है और कोर्ट में इस चीज़ के अगेंस्ट केस फाइल करता है, तो यहाँ पर जो जजमेंट होगा वो इसके फेवर में होगा और पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को, जो भी किसी भी चीज़ को लेके हुआ है, उस चीज़ को कैसा माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा। क्लियर समझ में आ गया भाई। कुल मिला के वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, वॉइडेबल का मतलब होता है जिसे बाद में व्यर्थ करार दिया जा सकता है, और ये केवल और केवल कब होगा, ये होगा पीड़ित पक्षकार की इच्छा पे। यानी कि जिसको नुकसान हुआ है, भाई आज मान लो
मैंने पड़ोसी का जो मकान है, ये तो मैं हूँ और ये मेरा पड़ोसी है कोई रवि, इसका मैंने मकान हड़पने का विचार बनाया है। मैंने कहा भाई मैं आपकी पूरी फैमिली को जान से मार दूंगा, बदले में मुझे 5 लाख रुपए में अपने 50 लाख रुपए का मकान दो, बेचो, ठीक है। तो अब मान लो ये दबाव में आके और इस चीज़ को बेच देता है, इसने बेच दिया। अब बेच दिया तो पता चला संतुष्ट है ये बेच के कि चलो जान तो बची, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा है, वैलिड है। लेकिन कल को ये कोर्ट में जाके इस चीज़ के बारे में क्या करता है, कंप्लेंट करता है और अपने आप को एक एग्रीव्ड पार्टनर के रूप में प्रेजेंट करता है, तो कोर्ट इसकी एक्सेप्टेंस को कोर्सियन से अफेक्टेड मानेगी। कोर्सियन का मतलब होता है उत्पीड़न, मतलब मैंने इसका उत्पीड़न किया और इससे इसकी एक्सेप्टेंस ली, और ऐसा करने से जो एक्सेप्टेंस है ये फ्री कंसेंट के थ्रू नहीं मानी जाएगी, और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 5 लाख रुपए मैं वापस लेके इसको मकान देने के लिए उत्तरदायी हो जाऊँगा। मतलब मेरे क्या बन जाएंगे, इसमें कुछ लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे इसकी इच्छा पे डिपेंड करेगा, अगर ये सेटिस्फाई है 5 लाख रुपए लेकर भी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन ये वॉइड इस चीज़ को वॉइड करवा सकता है न्यायालय से, कैसे, अपनी इच्छा से। इसको लगता है ट्रांजैक्शन गलती से हुआ है या मैंने मुझसे ज़बरदस्ती की गई है, तो ये क्या करेगा, कोर्ट में जाके इस चीज़ के लिए अप्लाई करेगा और यहाँ पे इसको एग्रीव्ड पार्टनर मानते हुए इसकी इच्छा पर पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान लिया जाएगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, जो वॉइड हो सकता है, किसकी इच्छा पे, एग्रीव्ड पार्टी की इच्छा पे। क्लियर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल एग्रीमेंट बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो आता है नंबर 7 पर। नंबर 7 पे आएगा आपका इल्लीगल एग्रीमेंट। इल्लीगल एग्रीमेंट को आप अवैध ठहराव बोलेंगे, अवैध ठहराव। अब देखो सीधी सी बात है, इसमें हमने एग्रीमेंट ही लगाया है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगाया, क्योंकि जो चीज़ इलीगल होती है उस पर तो कोई लॉ अप्लाई ही नहीं हो सकता, उसको तो हम बाद में लीगल बना ही नहीं सकते, तो इसलिए एग्रीमेंट ही रहेंगे। और एग्रीमेंट भी बना नहीं सकते इसको हम, क्योंकि यहाँ पर जो लीगलिटी है उसका होना ज़रूरी है। भाई आप सोशल रिलेशंस क्रिएट कर रहे हो या पॉलिटिकल या रिलीजियस, जैसा भी आपका विचार है उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, वो अच्छा है। लेकिन कोई भी एग्रीमेंट अगर आपका लॉ के अगेंस्ट है या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो उसको इलीगल माना जाता है, और इस तरह के इलीगल एग्रीमेंट शुरू से ही वैलिड नहीं माने जाते, स्टार्टिंग से ही उन पर कोई भी प्रकार का लॉ एनफोर्स नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट या इलीगल एग्रीमेंट कौन से होते हैं, कि वो एग्रीमेंट जो लॉ के अगेंस्ट होते हैं या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं, उनको हम क्या मानते हैं, इलीगल एग्रीमेंट मानते हैं। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम केवल 7 पॉइंट्स ही पढ़ेंगे, ये आगे कंटिन्यू रहेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है। थैंक यू।